8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए। इस फ्लाइट में बैठे हैं 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। एयरक्राफ्ट बोइंग 777 जो कि तकरीबन 12 साल पुराना है, जिसकी पहली फ़्लाइट 2002 में की गई थी, अपनी ऑप्टिमल स्टेट में है। टेक ऑफ के करीब 50 मिनट बाद ये जहाज़ अचानक से गायब हो जाता है और मलेशियन एयरलाइंस की ये फ़्लाइट बन जाती है एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री। Malaysian flight disappeared. Malaysian flight 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जहाज सिर्फ 40 मिनट तक ही अपने प्रिस्क्राइब रूट पर उड़ता है। 1:21 पर कुआलालंपुर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC से जहाज की आखिरी बार कम्युनिकेशन होती है। ATC एक रूटीन इंस्ट्रक्शन देने के लिए जहाज से कम्युनिकेट करते हैं और कहते हैं Contact Ho Chi Minh. Good night, Malaysian 370. जिसके रिस्पॉन्स में वन ऑफ द पायलट गुड नाइट मलेशियन 370 कहकर ATC को एक्नॉलेज करते हैं। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं आता, सब नॉर्मल चल रहा है कि जहाज़ अचानक रडार की रेंज से डिसअपीयर हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जहाज़ मलेशिया की कोस्ट लाइन पार कर 120 नॉटिकल माइल्स दूर जा चुका था। ये बात कुआलालंपुर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि कुआलालंपुर को लगा कि जहाज़ उनके रडार की रेंज से निकलकर वियतनामीज़ एयर स्पेसेस में एंटर हो गया होगा। लेकिन दूसरी जानिब वियतनामीज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये बात नोट करते हैं कि जहाज़ उनके रडार की रेंज में आते ही गायब हो जाता है। वियतनामीज़ ATC जहाज़ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मगर बार बार कम्युनिकेशन के बावजूद जहाज़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 2:40 पर वियतनामीज़ अथॉरिटीज़ कुआलालंपुर को मिसिंग प्लेन के बारे में बता देते हैं। ये वो टाइम था जब इमीडिएट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बजाय सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने के मलेशियन अथॉरिटी ये ज्यूम कर लेती है कि जहाज़ अभी मिनिमम एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन से बहुत दूर था, इसलिए उसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं आया होगा, कोई इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया होगा जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोंडर ने काम करना बंद कर दिया होगा, वरना जहाज़ अपने टाइम पर लैंड कर जाएगा। मिनिमम एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन किसी भी एयरक्राफ्ट की पहली फ़्लाइट से लेकर अगले 20 सालों तक एक्सपेक्ट किया जाता है, और MH370 को पहली फ़्लाइट से लेकर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिर्फ 12 साल हुए थे। सुबह के 6:35 हो जाते हैं। ये वो टाइम है जब जहाज़ को एक्चुअली में लैंड करना था, मगर वहाँ कोई लैंडिंग नहीं होती। तब जाकर सबसे पहला सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। 4 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशंस के बाद एक न्यूज़ आती है कि उस रात जहाज़ जब सिविलियन रडार से डिसअपीयर हुआ था, तो उसको एक मिलिट्री रडार ने स्पॉट किया था, जो कि चाइना के बजाय स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की डायरेक्शन में 500 नॉट्स पर आवर की स्पीड से जा रहा था। ये न्यूज़ सुनने के बाद मलेशियन अथॉरिटी हैरान रह जाती है कि जहाज़ आखिर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों गया, अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट क्यों हुआ। इस न्यूज़ के बाद जो थ्योरीज सामने आई, उनमें हाईजैकिंग, पायलट सुसाइड और मिलिट्री शॉटडाउन है। हाईजैकर्स को लेकर जो थ्योरी सामने आई, उसके मुताबिक ये अज्यूम किया गया कि हाईजैकर जहाज़ ही में मौजूद थे, जिन्होंने टेक ऑफ के बाद जहाज़ को हाईजैक कर लिया, और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए तमाम पैसेंजर्स का बायोडाटा लिया गया, जिससे ये बात सामने आई कि जहाज़ में 2 पैसेंजर्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ब्रीच करके फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन इस थ्योरी को डिपार्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई भी सफिशिएंट प्रूफ्स नहीं थे इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, सिवाय फेक पासपोर्ट्स के। पायलट्स की बात अगर की जाए तो 53 साल के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह 33 साल से मलेशियन एयरलाइंस के साथ काम कर रहे थे, जिनको 18,000 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट ऑफिसर 27 साल के फ़ारिक हमीद, जो पिछले 7 साल से मलेशियन एयरलाइंस के साथ काम कर रहे थे, जिनको 2800 घंटे का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। पायलट्स को लेकर जो थ्योरी चल रही थी, उसको भी ऑफिशियली डिसऑनर्ड कर दिया गया, क्योंकि दोनों पायलट्स मोस्ट एक्सपीरियंस थे और उनके कॉलीग्स भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। सर्च ऑपरेशन जो साउथ चाइना सी में चल रहा था, उसको वहाँ से बंद करके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और अंडमान सी में शुरू कर दिया गया। MH370 के सर्च ऑपरेशन को एविएशन हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन कहा जाता है। इस सर्च ऑपरेशन में मल्टीपल कंट्रीज़ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी,
और तकरीबन 160 मिलियन डॉलर्स लगे थे इस सर्च ऑपरेशन में। इस एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद चाइना और मलेशिया को बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों के मुताबिक जहाज़ के रैकेज को स्पॉट करने में जो पैसे वेस्ट किए गए उनको वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर लगाना चाहिए था। कई दिन तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद एक सैटेलाइट से डाटा लिया गया जिसे MH370 ने कम्युनिकेट करने के लिए हैंडशेक्स किए थे। ये एक ब्रिटिश सैटेलाइट थी जिसे MH370 ने 7 बार लॉगिन रिक्वेस्ट की, मगर लॉगिन के बाद कम्युनिकेशन को कंटिन्यू नहीं किया। यह सैटेलाइट उस टाइम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में थी, तकरीबन अर्थ इक्वेटर के 36,000 किलोमीटर ऊपर। सैटेलाइट डेटा की हेल्प से जहाज़ की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल सकी, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट की हेल्प से जहाज़ के मोस्ट लाइकली पाथ को मॉनिटर किया गया। डॉपलर्स इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करके उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। इस इफेक्ट की हेल्प से जहाज़ से आने वाली वेव्स को इनपुट लेकर आर्क्स बनाई गई। ये आर्क्स उन हैंडशेक्स की हेल्प से बनाई गई थी जो MH370 ने ब्रिटिश सैटेलाइट से लॉगिन के टाइम किए थे। जहाज़ ने 7 बार हैंडशेक्स डिफरेंट टाइम में किए थे, इसलिए 7 आर्क्स बनाई गई हर लॉगिन के टाइम। 7th आर्क मोस्ट रिसेंट लॉगिन रिक्वेस्ट की आर्क थी, इसलिए बाकी आर्क्स को इग्नोर करके द 7th आर्क को टारगेट कंसीडर किया गया। 7th आर्क शॉकिंगली स्ट्रेट ऑफ मालाका से 4000 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंडियन ओशन में थी। 7th आर्क में जहाज़ फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्रैश कर गया था, जिससे कॉन्स्पिरेसी ऑफ मिलिट्री शॉट डाउन की थ्योरी भी इनएक्यूरेट डिक्लेयर हो गई, क्योंकि जहाज़ अगर शॉट डाउन होता तो वो फ्यूल ख़त्म होने से पहले ही क्रैश कर जाता। फाइनल सर्च ऑपरेशन 7th आर्क में स्टार्ट किया गया। यहाँ सर्च ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि 7th आर्क का एरिया 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, इसलिए सर्च ऑपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। पहले फेज़ के दौरान ओशन के सरफेस पे फोकस किया गया, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ शिप्स और एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। सेकेंड फेज़ में अंडर वाटर सर्च पे फोकस किया गया, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोनार इक्विपमेंट्स की हेल्प से ओशन के फ्लोर पे सर्च की गई। ये फेज़ सितंबर 2014 से लेकर अप्रैल 2015 तक चला, लेकिन जहाज़ के रैकेज को ढूंढने में अनसक्सेसफुल रहा। थर्ड फेज़ नवंबर 2016 से फेब 2017 तक कंडक्ट हुआ। इसमें 7th आर्क के प्रायोरिटी एरियाज़ पे फोकस किया गया, लेकिन ये फेज़ भी अनप्रोडक्टिव रहा। ये बात तो कंफर्म थी कि जहाज़ को डेलिबरेटली आउट ऑफ द वे ले जाया गया, क्योंकि साउथ चाइना सी से यू टर्न लेने के बाद जहाज़ का लेवल 35,000 फीट से ड्रॉप होकर सिर्फ 12,000 फीट तक आ गया। क्योंकि मलेशियन रडार का फोकस 35,000 फीट पर था, इसलिए 12,000 फीट एक सेफर लेवल था जहाज़ के बच कर जाने का, और ये काम ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता। सर्च ऑपरेशन जनवरी 2017 में ऑफिशियली सस्पेंड कर दिए गए। उस टाइम ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB इस सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ATSB के अकॉर्डिंग उन्होंने 7th आर्क का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया था और उनको कोई रैकेज नहीं मिला। जुलाई 2015 जहाज़ का सबसे पहला डेब्रे आइलैंड ऑफ रियूनियन से रिकवर होता है। ये टुकड़ा जहाज़ का फ्लैपरॉन था। टोटल 34 डेब्रे पाए गए कोस्ट ऑफ माडागास्कर और डिफरेंट आइलैंड से। लेकिन टिल डेट इतनी रिसर्च के बावजूद जहाज़ का मेन रैकेज या ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए MH370 के बारे में एक सॉलिड थ्योरी देना इम्पॉसिबल है।